So hello guys, this is Ashwin Raj from Ashwin Tech Mind YouTube channel, and today in this video we will be starting the overview and prerequisites of servlet. So what are Java servlets? We will see the actual overview of Java servlets. मैं ट्राई करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी में बोलने की। तो चलिए गाइस, बिना किसी बकवास के आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, जैसा कि आप जानते हैं कि जो पूरी मेरी प्लेलिस्ट है सर्वलेट्स की वो हिंदी में होने वाली है, तो मैं ट्राई करूंगा हिंदी में बोलने की। और बेसिक ओवरव्यू से स्टार्ट करते हैं गाइस। हम एक प्रोग्रामर्स हैं, कम्युनिटी ऑफ प्रोग्रामर्स है, तो यहाँ पे शुरुआत जो होती है वो जीरो से ही होती है। तो इसलिए मैंने अपना जो पहला ट्यूटोरियल है उसका नाम डाला है सर्वलेट ट्यूटोरियल जीरो। ओके, तो ओवरव्यू एंड प्रीरेक्विजिट्स हम यहाँ आज देखने वाले हैं इसमें। तो शुरुआत करते हैं ओवरव्यू से कि सर्वलेट्स एक्चुअली में होते क्या हैं। इस वीडियो को मैं ज़्यादा लंबी बनाने की कोशिश नहीं करूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि आपका ये जो पहला वीडियो है वही हमारा इतना लंबा हो जाए। तो बेसिक से स्टार्ट करेंगे, हल्का सा ओवरव्यू देखेंगे और प्रेरेक्विजिट्स देखेंगे कि क्या पहले से आपको आना चाहिए। तो ओवरव्यू से गाइस शुरुआत करते हैं यहाँ पे। तो ओवरव्यू टू सर्वलेट। तो पहली चीज जो मैं सर्वलेट के बारे में बताना चाहूंगा वो ये है कि सर्वलेट कैन बी डिफाइंड इन फॉलोइंग वेज। यहाँ पर कोई एक तरीका नहीं है, एक डेफिनेशन नहीं है सर्वलेट की। यहाँ पे हजारों डेफिनेशन आपको अलग अलग वेबसाइट पे देखने को मिल जाएंगी, और मैं कहूंगा कि वो सारी डेफिनेशन एकदम सही है। हर बात सर्वलेट के लिए लागू होती है। सर्वलेट एक प्रकार का फ्रेमवर्क है, एक टेक्नोलॉजी है, एक प्रकार की क्लास फाइल्स भी हम सर्वलेट्स को कह सकते हैं जावा की। तो सर्वलेट्स को हम बहुत सारे वेज में डिफाइन कर सकते हैं। तो पहला बात जो मैं सर्वलेट के बारे में कहना चाहूंगा वो ये है कि सर्वलेट इज ए जावा वेब बेस्ड फ्रेमवर्क विच इज यूज्ड टू डेवलप वेब एप्लीकेशंस। तो ये एक जावा का ही वेब बेस्ड फ्रेमवर्क है, एक एंटरप्राइज फ्रेमवर्क है जिसका इस्तेमाल हम वेब एप्लीकेशंस को बनाने में करते हैं। अब ये वेब एप्लीकेशंस क्या होती हैं गाइस? ये वेब एप्लीकेशन मोबाइल एप्लीकेशन से काफी डिफरेंट होती है और वेबसाइट से भी काफी डिफरेंट होती है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे मोबाइल एप्लीकेशंस की, तो जो मोबाइल एप्लीकेशंस होती है वो आपके फोन में इंस्टॉल रहती है, लेकिन वेब एप्लीकेशन आपके फोन में इंस्टॉल नहीं होती है। जो वेब एप्लीकेशन होती है उनको हम वेब एप्स भी बोल सकते हैं, और ये जो एप्लीकेशन है दे कैन बी एक्सेस्ड बाय वेब ब्राउजर। तो हमारा पास अगर कोई वेब ब्राउजर लाइक सफारी, क्रोम या फिर फायरफॉक्स, तो हम उन वेब एप्लीकेशंस को एक्सेस कर सकते हैं। सो एग्जांपल अगर मैं आपको वेब एप्लीकेशंस का देना चाहूं, तो वेब एप्लीकेशन का एग्जांपल हो सकता है एक फाइल कन्वर्जन का वेब एप्लीकेशन, एक फाइल डाउनलोडिंग का वेब एप्लीकेशन। फॉर एग्जांपल एक वेब एप्लीकेशन परसों मैं देख भी रहा था और मैं पर्सनली इसको यूज भी करता था 6 या 7 महीने पहले, जो कि था वाई टू मेट की तरफ से। वाई टू मेट एक वेबसाइट है या कहें एक वेब एप्लीकेशन आपको प्रोवाइड करता है, जिसकी मदद से आप लिंक को कॉपी करके यूट्यूब वीडियोस को आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। खैर, ये तो मैंने आपको वेब एप्लीकेशन के बारे में थोड़ी सी चीज बता दी है। मैं आपको सर्वलेट के बारे में ज्यादा बताना चाहूंगा। तो सर्वलेट इज अ टेक्नोलॉजी विच इज हेल्पफुल फॉर अस टू डेवलप अ बैकएंड फॉर अ वेबसाइट। देखिए गाइस, जब भी हम कोई वेबसाइट बनाते हैं तो उसमें दो चीजें होती है, एक होता है फ्रंट एंड और एक होता है बैक एंड। फ्रंट एंड के लिए जो टेक्नोलॉजीज यूज होती हैं वो होती है HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, बूटस्ट्रैप, टेलविंड, CSS, बहुत सारी चीजें हैं जो फ्रंट एंड के लिए इस्तेमाल होती है। लेकिन जब बात किसी वेबसाइट के लिए बैकएंड डेवलप करने की आती है तो हम यूज करते हैं ज्यादातर PHP। लेकिन अगर हम PHP यूज नहीं करना चाहते हैं तो हम यूज कर सकते हैं जावा सर्वलेट्स को। तो जो काम, ये कहना गलत नहीं होगा कि जो काम PHP कर सकता है वो जावा सर्वलेट भी कर सकता है। सो सर्वलेट इज अ टेक्नोलॉजी विच इज हेल्पफुल फॉर अस टू डेवलप बैकएंड फॉर अ वेबसाइट। बहुत आसानी से हम बैकएंड बना सकते हैं किसी भी वेबसाइट का। ओके, तो एक बात मैं और आपको बताना चाहूंगा इसके बारे में कि जो EJB मॉड्यूल्स होते हैं, जो JDBC होती है, उनके लिए फ्रंट एंड की तरह काम भी कर सकता है। केवल इस बात को आप सीरियसली मत लीजिए कि हम केवल बैक एंड ही बना सकते हैं सर्वलेट की मदद से। हम चाहें तो फ्रंट एंड भी डिजाइन कर सकते हैं सर्वलेट की मदद से, लेकिन वो एक अच्छी अप्रोच नहीं होगी। हम आने वाली वीडियोस में देखेंगे कैसे हम फ्रंट एंड डिजाइन करेंगे, कैसे हम बैक एंड डिजाइन करेंगे। हालांकि मैं आपको बताना चाहूंगा कि फ्रंट एंड डिजाइन करना सर्वलेट से इट इज नॉट अ गुड अप्रोच आई थिंक। सो थर्ड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है वी कैन फेच द डेटा बाय यूजिंग सर्वलेट्स। तो सर्वलेट के प्रोग्राम जब हम बनाते हैं तो हम किसी वेबसाइट के फॉर्म, यदि कोई वेबसाइट है और उसमें यदि कोई फॉर्म है, तो आप उसके द्वारा जो डेटा उसमें एंटर हुआ है उसको हम फेच कर सकते हैं। लेट्स सपोज मेरे पास एक फिटनेस क्लब वाली वेबसाइट है और कोई यूजर उस वेबसाइट में आता है, वो अपनी डिटेल्स को वहां पे फिल करता है, सच एज अपना नेम, अपना ID या फिर कुछ इस प्रकार की डिटेल्स अपनी फिल करता है उस फॉर्म के अंदर।
अब माना मुझे वो डेटा को लेना है अपने पास और डेटाबेस में स्टोर कराना है, तो वो मैं कैसे करूंगा? वो मैं यूज कर पाऊंगा जावा सर्वलेट्स की मदद से। तो सर्वलेट्स आर सम प्रोग्राम्स दैट वी कैन यूज फॉर fetching the data from a user form. So if we have a website and we want to fetch the data from a particular form, then we can use servlets, right? तो फोर्थ पॉइंट की तरफ यहाँ पे बढ़ते हैं, जो कि डायनामिक वेब पेजेस कैन आल्सो बी क्रिएटेड यूजिंग जावा सर्वलेट्स। बल्कि ये कहना भी गलत नहीं होगा कि हम डायनामिक वेब पेजेस तो बना ही सकते हैं, साथ ही साथ हम एक डायनामिक वेबसाइट को भी सर्वलेट के द्वारा बना सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि डायनामिक वेब पेज क्या होते हैं, तो उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि स्टैटिक वेब पेज क्या होते हैं। तो स्टैटिक वेब पेजेस आर सम नॉर्मल वेब पेजेस सच एज ब्लॉगिंग वेब पेजेस, जिनका जो कंटेंट होता है वो चेंज तब तक नहीं होता जब तक हम मैन्युअली चेंज ना कर पाए। एक एग्जांपल के तौर पर मैं आपको इसको बताना चाहूंगा कि स्टैटिक वेब पेज और डायनामिक वेब पेज क्या होते हैं। तो बात करते हैं स्टैटिक वेब पेज की। तो मैंने अगर कोई ब्लॉग लिखा है या कि मैं आपको एक ट्यूटोरियल वाली वेबसाइट बना रहा हूँ जिसके अंदर मैंने आपको जावा सिखा रहा हूँ, तो उसमें मैं एक टॉपिक बता रहा हूँ आपको पॉलीमॉर्फिज्म का, और उसमें मैंने कुछ कंटेंट डाल दिया और उसको अपने वेबसाइट पे डाल दिया। तो अब उस कंटेंट को डालने के बाद जब तक मैं उस कंटेंट को चेंज नहीं करूंगा तब तक वो कंटेंट वैसे का वैसा ही रहेगा। तो वो कंटेंट तब तक वैसा ही रहेगा जब तक मैंने उसको चेंज नहीं किया। सो वी कैन कॉल देम एज अ स्टैटिक वेब पेजेस। ओके, तो वो स्टैटिक वेब पेज हो गया। डायनामिक वेब पेज क्या होंगे? एक एग्जांपल के तौर पर ही मैं आपको इसको समझाऊंगा, कोई थ्योरी मैं आपको डेफिनेशन नहीं बताऊंगा डायनामिक वेब पेजेस की। अगर कोई वेदर ऐप है या फिर कहीं कोई स्टॉक प्राइस वाला है जिसमें स्टॉक्स जो होते हैं वो ऊपर नीचे जाते रहते हैं, तो और उनका कंटेंट जो है डायनामिकली चेंज होता रहता है। या फिर आगे एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको दूं, अगर आप एक नॉर्मल सी वेबसाइट बनाते हैं या फिर कहीं नॉर्मल सा वेब पेज बनाते हैं जो कि एक डिजिटल क्लॉक को या फिर एनालॉग क्लॉक को डिस्प्ले कर रहा है, तो उसका जो कंटेंट है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो रहा रहेगा। इस समय अगर उसमें 11:15 हो रहे हैं तो 2 मिनट बाद उसमें 11:17 हो जाएंगे, बिना हमारे चेंज किए हुए। यानी हम चेंज नहीं भी कर रहे होंगे फिर भी उसका कंटेंट चेंज हो रहा होगा। इसके हम बहुत सारे एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे अगर आजकल कोरोना जो चल रहा है, अगर कोई वेबसाइट उनका डेटा जो दिखा रही है तो वो भी किसी एपीआई को ही कॉल कर रहे हैं, तो कोरोना का जो डेटा है वो भी अपडेट होता रहता है टाइम टू टाइम विदाउट अपडेटिंग द डेटा। तो वो भी हमें एक डायनामिक वेबसाइट या फिर डायनामिक वेब पेज की तरह कंसिडर कर सकते हैं। तो ये मैं हमने आपको एक बेसिक सा ओवरव्यू टू सर्वलेट बता दिया है कि सर्वलेट का एक ओवरव्यू जो छोटा सा होता है वो मैंने आपको 4 पॉइंट्स के अंतर्गत बता दिया है। जो इसके बाद जो मैं वीडियो डालूंगा इंट्रोडक्शन टू सर्वलेट, उसमें मैं आपको पूरा डिटेल से इसका आर्किटेक्चर और वर्किंग भी समझाऊंगा, और हो सकता है शायद हम आने वाली वीडियोस में कोडिंग भी देखें। लेकिन इसमें तो इतना ही था कि ओवरव्यू में मैं आपको प्रीरिक्विजिट्स की तरफ लेकर के चलता हूँ कि व्हाट आर द प्रेरिक्विजिट्स फॉर सर्वलेट्स। प्रेरिक्विजिट्स का मतलब होता है कि क्या क्या चीजें आपको सर्वलेट से पहले आनी चाहिए। तो वन बाय वन उनकी तरफ देखते हैं एक बार। तो सबसे पहली चीज है जावा प्रोग्रामिंग, वो भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट के साथ। ओपी कंसेप्ट यानी कि क्या? पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, ऑब्जेक्ट क्या होता है, क्लास क्या होती है, कैसे हम क्लास के ऑब्जेक्ट बनाते हैं, कैसे हम उस ऑब्जेक्ट से किसी क्लास की प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर सकते हैं, सच एज एक्सेसिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ ए क्लास, सच एज वेरिएबल्स, मेथड्स, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये आपको आना चाहिए जावा प्रोग्रामिंग, और ये मस्ट है। अगर आपको जावा प्रोग्राम के ओओपी कंसेप्ट नहीं आते तो बहुत दिक्कत होने वाली है सर्वलेट में। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि पहले आप जावा प्रोग्रामिंग के ओओपी कंसेप्ट को क्लियर कर लीजिए। अगली चीज जो आती है वो आती है बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी सच एज एचटीएमएल, सीएसएस एंड बूटस्ट्रैप। सच कहूं तो ये इतना ज्यादा जरूरी नहीं है। अगर आपको ये नहीं भी आता है तो भी मैं आपको कहूंगा कि आप सर्वलेट आसानी से सीख जाएंगे। लेकिन जब आप सोच रहे होंगे कि जब बिना दूसरे पॉइंट के हम जब सीख जाएंगे तो मैंने इनको इंक्लूड क्यों किया है। देखिए गाइस, सर्वलेट का इस्तेमाल हम करते हैं वेब एप्लीकेशंस को बनाने के लिए, और यदि आपको फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज का ज्ञान इतना अच्छा है नहीं तो कुछ फायदा नहीं है गाइस। आपको आना चाहिए फ्रंट एंड एप्लीकेशंस कैसे बनाई जाती हैं, या फिर कहीं फ्रंट एंड वेबसाइट कैसे बनाई जाती हैं जिनमें हम HTML CSS का इस्तेमाल करते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप सर्वलेट को सीख रहे हैं तो उससे पहले आपको फ्रंट एंड आना जरूरी है, क्योंकि आप बैक एंड ही बैक एंड बना के कुछ कर नहीं पाएंगे। आपको अगर फ्रंट एंड आता है तभी आप उसमें बैक एंड का को इंक्लूड कर पाएंगे सर्वलेट की मदद से। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आपको फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी का थोड़ा बेसिक ज्ञान होना जरूरी है, और उसके बाद आप सर्वलेट को सीखना स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है लेकिन कि अगर आपको फ्रंट एंड नहीं आता तो आप सर्वलेट नहीं सीख पाएंगे, आप सीख पाएंगे, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि आप फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी को पहले सीखें। अगला पॉइंट है JDBC, और इसके में मैंने लिखा हुआ है इंटरमीडिएट और एडवांस लेवल, क्योंकि मैं
जब 6-7 महीने पहले जब मैं खुद सर्वलेट पे काम करता था तो मुझे लगता था कि जेडीबीसी बेसिक लेवल से तो बात बनेगी नहीं। अगर आपको जेडीबीसी का बेसिक पता है तो भी मुझे लगता है कि आपको थोड़ी बहुत दिक्कत जरूर हो सकती है। अगर आपने जेडीबीसी में पहले वर्क किया है, उससे ज़्यादा कोई सा भी प्रोजेक्ट बनाया है सच एज़ जावा स्विंग, सी शार्प या फिर किसी भी जगह आपने जेडीबीसी का इस्तेमाल किया हुआ है या फिर डेटाबेस कनेक्टिविटी के जो कंसेप्ट हैं वो आपको अगर अच्छे से आते हैं, तो जेडीबीसी आपके लिए हेल्पफुल होगी। एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा कि अगर आपको जेडीबीसी नहीं आती है, तो मैंने अपने भी चैनल पे 3 वीडियोज़ डाली है, उनको आप एक बार ज़रूर देख लें, उससे आपके बेसिक कांसेप्ट तो क्लियर हो जाएँगे और यदि आपको इंटरमीडिएट और एडवांस लेवल के कांसेप्ट क्लियर करने हैं जेडीबीसी में, तो आपको खुद से एप्लीकेशंस को डेवलप करना स्टार्ट कर देना चाहिए, अगर आपको कोई फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी आती है तो। सच एज़ आपको अगर जावा स्विंग आता है, तो आप छोटे-छोटे एप्लीकेशंस बनाइए और जेडीबीसी में अपनी कमांड बेटर कीजिए, ओके? तो 4th पॉइंट की तरफ चलते हैं, जो कि है बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेब एप्लीकेशंस। वेब एप्लीकेशंस मैं आपको पहले से बता ही चुका हूँ कि क्या होती हैं, लेकिन आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि ये काम कैसे करते हैं, ठीक है? तो इसके बारे में मैं आपको ज़्यादा नहीं बताऊँगा, आप इसके बारे में रिसर्च कर सकते हैं। हालाँकि आने वाली वीडियोज़ में जो इसके बाद जो मैं इंट्रोडक्शन टू सर्वलेट डालने वाला हूँ, जो कि हमारा पहला ट्यूटोरियल होगा, तो उसमें मैं आपको बताऊँगा कि वेब एप्लीकेशन कैसे काम करती हैं। उस वो वीडियो शायद हो सकता है आधे घंटे की भी बन जाए। इस वीडियो से तो बड़ी ही बनेगी, पर हो सकता है वो आधे घंटे की या फिर 40 मिनट की बन जाए। उसमें आपको पूरा डिटेल से बताऊँगा कि सर्वलेट एक्चुअली में है क्या? कैसे सर्वलेट काम करता है और क्या किस प्रकार से पूरी चीज़ें वर्क करती है। ओके, तो आखिरी पॉइंट जो इसमें है वो है बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ इंटरनेट वर्क्स। इसका मतलब ये है, अगर आपको क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर अगर आपने कहीं पढ़ा होगा या फिर कहीं सुना भी होगा, तो मुझे लगता है कि अगर आपने क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर सुना होगा तो आप आसानी से सर्वलेट में जंप कर सकते हैं। आपको सर्वलेट के कंसेप्ट जो है बहुत ही आसानी से समझ में आने वाले हैं, अगर आपके इंटरनेट के कंसेप्ट क्लियर हैं कि इंटरनेट में कैसे वर्क होता है, कैसे ब्राउज़र रिक्वेस्ट सेंड करता है वेब सर्वर को और कैसे वेब सर्वर रिस्पॉन्स करता है उस रिक्वेस्ट को और कैसे उनके बीच जो डेटा है वो एक्सचेंज होता है। अगर आपके ये 5 कांसेप्ट क्लियर्स हैं, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको सर्वलेट सीखने में कोई भी परेशानी नहीं होने वाली है। बात करते हैं गाइस टूल्स टू बी यूज्ड। हालाँकि मुझे अगली वीडियो में बताना चाहिए था, लेकिन मैं आपको इस वीडियो में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप इंस्टॉल कर लें उन टूल्स को, ओके? तो पहला टूल आता है एक्लिप्स आईडी जेईई वर्जन। यहाँ पे जेईई वर्जन क्या है? जेईई वर्जन यानी कि जावा एंटरप्राइज एडिशन वर्जन, ओके? तो ये काफ़ी ज़रूरी है। अगर आपके पास एक्लिप्स का स्टैंडर्ड एडिशन वाला वर्जन है तो काम नहीं चलेगा गाइस। आपको एंटरप्राइज एडिशन वाला वर्जन डाउनलोड करना पड़ेगा। कैसे करेंगे वो मैं आपको आने वाली वीडियोज़ में बता दूँगा और अगर आप काफ़ी गीक टाइप के हैं तो आप खुद ही इसको इंस्टॉल कर लीजिए, आपका टाइम बचेगा, ओके? तो एक्लिप्स एक प्रकार की आईडी है जिसका इस्तेमाल हम जावा की एप्लीकेशंस को बनाने के लिए करते हैं और उसका जो जेई वर्जन है उसका इस्तेमाल हम वेब एप्लीकेशंस को बनाने के लिए करते हैं, ओके? तो अगली चीज़ आती है नेटबीन्स आईडी 8.2 और हायर। जब मैं गाइस सीख रहा था सर्वलेट को तो उस समय नेटबीन्स का इस्तेमाल करता था और उसका जो वर्जन था वो था 8.2 और उससे अधिक था। रिलीज़ कैंडिडेट मुझे याद है कि 8.2 आरसीओ वर्जन था नेटबीन्स का। तो अगर आपके पास इस समय नेटबीन्स का कोई ओल्डर वर्जन है तो मैं सजेस्ट नहीं करूँगा आपको कि आप उसको यूज़ करें। आप हायर वर्जन कोई नेटबीन्स का इस्तेमाल करें। अगली चीज़ आती है इंटेलिजे आइडिया कम्युनिटी वर्जन जो कि एक पेड वर्जन है। तो वैसे ये काफ़ी अच्छा है। मुझे पर्सनली जब मैं पहले जावा सीखता था तो मुझे इंटेलिजे आइडिया बहुत ज़्यादा पसंद था। लेकिन इसका जो एंटरप्राइज़ एडिशन है वो काफ़ी पेड है, कम्युनिटी वर्जन जो है वो पेड है। तो वेब एप्लीकेशन अगर आपको इंटेलिजे में बनानी है तो आपको शायद कुछ पैसा पे करना पड़ेगा, जो कि एक अच्छी अप्रोच नहीं है। गाइस यहाँ पे मैंने आपको 3 आईडी बताई है एक्लिप्स, नेटबीन्स और इंटेलिजे। इनमें से आपको केवल एक का इस्तेमाल करना है, आपको तीनों इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। और पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ कहूँ तो आप एक्लिप्स आईडी जेईई वर्जन को इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, बिगिनर फ्रेंडली। अब बात करते हैं सर्वर की। तो सर्वर में आप अपाचे टॉमकैट आपके पास आता है और ग्लासफिश सर्वर आता है। इनमें से भी आपको कोई एक डाउनलोड करना है, दोनों डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं सजेस्ट करूँगा आप अपाचे टॉमकैट को डाउनलोड कर लीजिए और अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, आपको कोई दिक्कत आ रही है तो अगली वीडियो में तो मैं आपको बताऊँगा ही कि कैसे आप अपाचे टॉमकैट सर्वर को कॉन्फ़िगर करेंगे एक्लिप्स आईडी के लिए और कैसे एक्लिप्स को इंस्टॉल करेंगे। तो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही था और यदि आपका कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दागिए और प्लेलिस्ट को ज़रूर एक्सेस कर लीजिए गाइस। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।